गांव पिपरौली के किनारे एक पुराना मगर संजा संवरा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में नीम की पेड़। इसी घर में रहते थे किसान रघुनाथ और उसकी पत्नी सरस्वती। उनके 3 बेटे थे, महेश, सुरेश और दिनेश। तीनों की शादियां हो चुकी थी और घर में थी 3 बहुएं, सीमा, कविता और राधा। शादी के बाद अक्सर देखा जाता है कि रसोई को लेकर घर में मनमुटाव शुरू हो जाता है। कौन पहले पकाए, कौन कम पकाए, कौन ज्यादा। लेकिन इस घर में कुछ अलग था। यहाँ तीनों बहुएं एक साथ मिलकर खाना बनाती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सीमा उठ जाती। वो सबसे बड़ी बहू थी, समझदार और शांत। वो चूल्हे की राख साफ करती, लकड़ियां सुलगाती। तभी कविता आ जाती, हाथ में पानी का लोटा लिए। दीदी, आज मैं रोटियां बेलूंगी, आप दाल चढ़ा देना। छोटी बहू राधा भी पीछे नहीं रहती। वो सब्जी काटते काटते गुनगुनाती रहती। तीनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता, जिसमें रसोई में धुएं से ज्यादा अपनापन फैलता। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, आजकल कहाँ होती है ऐसी बहुएं, यहाँ तो रसोई के नाम पर ही झगड़े होते हैं। कुछ औरतें जलन में कहती, देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन तीनों बहुएं जानती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ घर का नहीं, समझदारी का है। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया, खेत में फसल कम हुई, घर की हालत कमजोर होने लगी। तब रसोई में भी सादगी आ गई, रोटी, नमक, मिर्च और कभी कभी सब्जी। उस समय भी तीनों बहुएं एक दूसरे का हौसला बनाती रही। सीमा कहती, आज भले सादा खाना है पर साथ बैठकर खाएंगे तो पेट भी भर जाएगा। कविता बोली, कल मैं मायके से थोड़ा आटा ले आऊंगी। राधा ने कहा, मैं जंगल से साग तोड़ लाऊंगी। एक दिन सरस्वती बीमार पड़ गई, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह बहुओं पर आ गई। उस दिन सुबह से रात का तक तीनों बहुएं बिना थके काम करती रही। किसी ने शिकायत नहीं की। जब रात को सब खाना खा चुके, तब तीनों रसोई में बैठकर थोड़ा सा बचा खाना बांट कर खाने लगी। सरस्वती ने दूर से यह सब देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ये तीनों अलग अलग होती तो घर कब का टूट गया होता। कुछ दिन बाद गांव में एक कार्यक्रम हुआ। सभी घरों से सामूहिक भोज के लिए खाना बनवाया गया। सरपंच ने रघुनाथ के घर की बहुएं को भी जिम्मेदारी दी। तीनों बहुएं सुबह से जुट गई। एक मसाले पीसती, दूसरा सब्जी बनाती, तीसरा रोटियां सेकती। आपस में तालमेल में ऐसे कि कोई काम रुका ही नहीं। जब खाना परोसा गया तो पूरे गांव ने तारीफ की। खाना स्वादिष्ट भी है और इसमें अपनापन भी झलकता है। सरपंच ने कहा, ऐसी एकता हर घर में होनी चाहिए। अब वो पड़ोसी की औरतें जो ताना देती थी, सीख लेने आने लगी। कोई पूछती, तुम लोग लड़ती क्यों नहीं? सीमा मुस्कुरा कर कहती, लड़ने से पेट नहीं भरता, साथ देने से भरता है। घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, वह रिश्ता पकाने की भी जगह होती है। जहाँ बहुएं साथ मिलकर चूल्हा जलाती है, वहाँ घर हमेशा गर्म और खुशहाल रहता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में मिट्टी और खपरेल से बना एक पुराना सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वालों के दिल बहरे थे। इस घर में रहते थे बूढ़े ससुर हरिहर, उनकी पत्नी धनिया और उसके 3 बेटे, रामू, श्यामू और मोहन। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और तीनों बहुएं गर्भवती थी। गरीबी ऐसी कि घर में एक ही रजाई थी। चूल्हा धुएं से भरा रहता और सर्दियों में हाथ पांव सुन्न हो जाते। दिसंबर की कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी थी। रात में हवा सीटी बजाती, जैसे गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। बड़ी बहू सरोज 7 महीने की गर्भवती थी। वह सबसे समझदार और शांत स्वभाव की थी। ठंड में भी सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, पशुओं को चारा देना और रसोई का काम संभालती। मंझली बहू कमला 6 महीने में थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। कई बार चक्कर आ जाता, फिर भी सास से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। छोटी बहू गुड़िया अभी नई नई शादी होकर आई थी और वह 5 महीने की गर्भवती थी। मायके में थोड़ी सुविधा में पली थी, इसीलिए वह सर्दी और गरीबी को सह पाने के बहुत कठिन था उसके लिए। रात होती तो सबके बड़ा संघर्ष शुरू होता। घर में सिर्फ एक फटी पुरानी रजाई थी। सास धनिया कहती, आज सरोज ओढ़ ले, कल कमला, फिर गुड़िया। लेकिन तीनों बहनें आपस में ही तय कर लेती, आज तू ओढ़ ले, मैं सह लूंगी। कई बार तीनों आपस पास पास बैठकर आग जलाकर ही रातें काटती। पेट में पल रहे बच्चे जैसे ठंड से सिकुड़ जाते हों।
धनिया खुद भी गरीबी में पली थी, लेकिन समय ने उसे कठोर बना दिया था। वह अक्सर कहती, हमने भी ऐसे ही बच्चे जने हैं, कोई मर नहीं गया। उसे यह नहीं दिखता था कि अब समय बदल गया है और शरीर जवाब देने लगता है। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी, बर्फ जैसी हवा चल रही थी। कमला को तेज दर्द होने लगा, उसके हाथ पांव ठंडे से नीले पड़ गए। सरोज ने उसे संभालते हुए कहा, अम्मा, कमला को बहुत ठंड लग रही है, रजाई दे दीजिए। धनिया ने गुस्से में कहा, ड्रामा मत कर, सोने दे मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद कमला बेहोश हो गई। घर में हड़कंप मच गया। रामू और श्यामू दौड़ पड़े। पड़ोस से दाई को बुलाया गया। दाई ने साफ कहा, अगर इसे गर्मी या दूध नहीं मिला तो बच्चा भी खतरे में है। उस रात धनिया की आंखों के सामने उसकी खुद की जवानी घूम गई। वो भी कभी ठंड में ऐसे कांपती थी। फर्क बस इतना था कि तब कोई समझाने वाला नहीं था। सुबह होते ही उसने फैसला किया, संघर्ष से बदलाव तक। धनिया ने अपनी चूड़ियां बेच दी, हरिहर ने अपनी पुरानी धोती, गांव के साहूकार से थोड़ा अनाज उधार लिया गया। तीनों बहुओं के लिए मोटी रजाई आई, दूध का इंतजाम हुआ। धनिया ने पहली बार तीनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दो बेटियां। देर से समझ में आया। तीनों बहुएं रो पड़ी। यह रोना दर्द का नहीं था, राहत का था। कुछ महीने बाद घर में 3 किलकारियां गूंज उठी। सरोज को बेटा हुआ, कमला को बेटी और गुड़िया को भी एक स्वस्थ बच्ची। घर वही था, गरीबी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसमें संवेदना की गर्मी थी। धनिया अब खुद को रात में उठकर बच्चों को देखती, बहुओं को ढकती और कहती, ठंड लगे तो जगा देना। गरीबी शरीर को ठंडा कर सकती है, लेकिन संवेदना की गर्मी जीवन को बचा कर लेती है। और जब घर के बड़े समझ जाएं तो झोपड़ी भी महल से कम नहीं लगती।